ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा को समीप देखते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे सभी लोग। श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारा है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चोरी करना, ऑप्शन नंबर सी। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। मा, टीम, यहाँ पर ऑप्शन में होगा इम। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। मा, टीम, इस नहीं होना चाहिए, इस नहीं होगा, ये यहाँ पर इम होना चाहिए, अतम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इम। अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इम। जैसे भारतीयों में हम बात करें कौन सा प्रत्यय है, तो इया प्रत्यय लगा रहता है, उसी तरह से अंतिम में जो है इम प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। इसके लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं। यहाँ पर ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जन्म से ही जाति में बस जाते हैं और जाति के कार्यों को ही करते हैं। अन्य कार्यों में निपुणता के बावजूद भी जो है दूसरे कार्य में मौका नहीं दिया जाता है, जाति प्रथा के कारण। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रश्न को। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतेंद्र मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। यहाँ पर ऑप्शन है ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ। तो वी आर नारायण ने जो है दही वाली मंगमा जो कहानी का अनुवाद किया। दही वाली मंगमा जो सेकंड हमारा हिंदी है वहां से है दही वाली मंगमा। ये नगर कहानी के लेखक सुजाता है। माँ कहानी का ईश्वर पेटलिकर है ना। और दही वाली मंगमा ये सावरदैया इसके लेखक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है,
अगला हमारा प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। यहाँ पर प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। जो अक्षर ज्ञान की लेखिका है अनामिका जी, अक्षर ज्ञान की लेखिका है, तो बोला जा रहा है प्रश्न में कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है इसमें 1961, 1962, 1963, 1965। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961। 1961 ये जो है अक्षर ज्ञान की लेखिका है, अक्षर ज्ञान की लेखिका है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, घानानंद की भाषा क्या है। घानानंद की भाषा क्या है। यहाँ पर प्रश्न दे रहा है कि घानानंद की भाषा क्या है। ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न किसके अनुसार, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन है बेटियों के अनुसार। सेन साहब जो है, और वह सेन साहब जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार, क्योंकि घर के जो भी नियम थे वह खोखा पर नहीं लगते थे, उनके बेटियों, सेन साहब के बेटियों पर ही लगते थे। वह खोखा जो है नियमों का अपवाद भी था, खोखा जो है नियमों का अपवाद भी था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी लोग। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। प्रश्न है दारिश नामक, प्रश्न यहाँ पर है कि दारिश नामक, प्रश्न है दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन है हेकल, हेकर्स, वारेन हेस्टिंगस, विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंगस। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है ढाते विश्वास, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढाते विश्वास जो है उसमें मुख्य केंद्र पात्र जो है लक्ष्मी है। उसके इस लेसन में जो है उड़ीसा के जनजीवन का वर्णन किया गया है कि उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़ से, सूखा से कैसे प्रभावित रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है। यानी हम समझ गए होंगे उड़ीसा का है तो ये उड़िया हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया से। कहां से है जी, तो उड़िया से। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है दूर चट्टानों की ठंडी गोद किस कवि की पंक्ति है। यहां पर है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद किस कवि की पंक्ति है। जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, रेनर मारिया रिल्के होना चाहिए, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए जैसे रेनर मारिया रिल्के होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे ये लेखक हैं आपके, जैसे फिर लौट कर आऊंगा के लेखक कौन है, जीवनानंद दास जी। उसी तरह से
यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद किस कवि की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा रेरर मारिया रिल्के। रिल्के जी का है यह पंक्ति। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन है जीवनानंद दास, जो फिर लौट कर आऊंगा के लेखक हैं, कि किस कविता प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है मन विहगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा वनलता सेन। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, इस सेशन का अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। माने गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार जो है आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है हृदय की शिक्षा। किसकी शिक्षा है, हृदय की शिक्षा से है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे अगला प्रश्न है अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। ऑप्शन है 24, 28, 29, 30। तो इसमें जो है सही आंसर इसका 27 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर 27 होगा। ऑप्शन नंबर बी 27। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 27। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो याद रखेंगे 27 गद्य की रचना की। लेखक ने 27 गद्य की रचना की। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी भाषा से अनुवादित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी कहां से लिया गया है। इसमें सीता के बारे में बताया गया है कि उसके पुत्र है, वह बारी बारी से सबके यहाँ जो है मात्र एक भोजन के लिए उनको जो है बारी बारी से खाना पड़ता है। इस कहानी में इसी के बारे में बताया गया है। तो धरती कब तक घूमेगी की भाषा अनुवादित कहानी है उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से अनुवादित है, तो राजस्थान से। कहां से, राजस्थानी भाषा से। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है पापती को कौन सा रोग था। यहाँ पर है कि पापती को कौन सा रोग था। टिटेनस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है वही जो है पापती को रोग हुआ है, रोग था ये मेनिंजाइटिस। तो अगला प्रश्न हमारा है,
वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यहाँ पर ऑप्शन है, इस दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठ पहला पुस्तिका कवि ने कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्चक्र में श्रेष्ठ। यानी वीरेन डंगवाल को जो है दुष्चक्र में श्रेष्ठ जो है साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? मैंने विदेश में जाकर पढ़ेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जो है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाशवी वृत्ति के। लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के, यानी पशु के वृत्ति के। इसका मतलब हुआ पशु के वृत्ति के। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? प्रश्न यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कब हुआ? ऑप्शन है 1907, 1906, 1905, 1904। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है उनका जन्म जो है 1907 में होता है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है रहीरास किसकी रचना है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, घनानंद। तो यहाँ पर गुरु नानक ऑप्शन हो जाएगा। गुरु नानक जी जो है रहीरास कवि की रचना जो है गुरु नानक की है, वही नानक या गुरु नानक। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था यहाँ बताया जाए। वही जो उड़ीसा की कहानी है उसमें लक्ष्मी है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन है यहाँ पर अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। चलिए तो हमारा यह सेशन कंप्लीट होता है और आशा करते हैं सब लोग को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है।